हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड अभी तक हम लोग फंक्शन में देख रहे थे फंडामेंटल, मतलब फंक्शन पढ़ने में जो जो फंडामेंटल की चीज़ें आने वाली थी उसको हम लोग क्लियर कर रहे थे। बट आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन एग्जैक्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, फंडामेंटल काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आप को जब फंक्शन शुरू हो जाएगा, आप पढ़ने लगोगे तो देखना, मतलब वहाँ पे हर एक चीज़ आएगा। पीछे अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं एज ए फंडामेंटल वो सारी चीज़ें आएगी, तो इसलिए ये वो ज़रूरी था, तो हम लोग वो क्लियर कर चुके हैं। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समझो तो कैलकुलस का पूरा ये जर है। ठीक है, कैलकुलस का ये ABCD है। हर एक चीज़ से जो भी हम लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे वो फंक्शन के बिना नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी है, और ये अगर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो आगे दिक्कतें आ सकती है, इसलिए इसको सही से क्लियर करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन बोलते किसको है? ठीक है, तो इसका पहले डिफिनीशन लिखते हैं। देखो, बोलते हैं इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, देखो बोला जाए A एंड B दो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, मतलब खाली खाली नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ हो इसमें। एंड ए रूल F, ठीक है, एक रूल है F विच associates each elements of set A with unique element of set B। देखो बोल रहा है कि एक रूल है F जो कि ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए को, ठीक है, यहाँ पे ईच जो है इसको कर देना है अंडरलाइन। ठीक है, क्योंकि ईच मतलब एक भी एलिमेंट सेट ए का छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब एक एलिमेंट एक से ही एसोसिएट होना चाहिए, एक एलिमेंट्स दो से एसोसिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ईच और यूनिक का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम लोग देखेंगे। तो क्या बोला जा रहा है? विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो बोलेंगे दैन रूल F is called function from set A to set B, ठीक है, यहाँ पे सेट A टू मतलब F को बोलेंगे फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। F एक रूल है। ठीक है, यहाँ पे देखो बोल रहा है कि इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट एंड ए रूल F विच एसोसिएट्स each elements of set A with unique elements of set B, then rule F is called function। ये जो रूल F है उसी को फंक्शन बोलते हैं, रूल F ही फंक्शन कहलाता है। ठीक है, फ्रॉम सेट A टू सेट B, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, डिनोटेड बाई ऐसे F फ्रॉम A टू B, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको पढ़ते हैं ऐसे, लिख देते हैं रीड एज फंक्शन फ्रॉम A टू B। ठीक है, ऐसे लिखा है F और ऐसे देकर A और एरो B लिखा है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन F फ्रॉम A टू B। ठीक है, फंक्शन F लिख दो, फंक्शन F फ्रॉम A टू B। ठीक है, चलो, और यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे A जो है इसको बोलते हैं डोमेन। ए को क्या बोलते हैं? डोमेन। हम लोग अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं तो सब कुछ पता चलेगा, बट अभी लिख दे रहे हैं यहाँ पे ताकि सारा कुछ सिस्टमेटिक हो। यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे जो सेट ए होता है, बोलते हैं सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या होता है वो सारा कुछ बताएंगे, बट अभी समझ लो कि सेट ए को क्या बोलते हैं? डोमेन। और सेट बी जो है इसको बोलते हैं कोडोमेन। सेट B is called कोडोमेन। ठीक है, और अभी इस पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, बट मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा।
बोलेंगे सेट ऑफ इमेज इन बी इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, अभी इस पे ध्यान नहीं देना, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। देखो यहाँ पे डिफिनीशन जो लिखे हैं उसको हम लोग समझते हैं, अभी समझे नहीं है, अभी सिर्फ लिखे हैं। ठीक है, समझ में कुछ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ लिखे हैं इसको, अब समझने जा रहा है। बोल रहा है कि ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए रूल एफ विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विथ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो एफ को, रूल एफ जो होगा, जो कि ए के सभी एलिमेंट को बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करा रहा है, उसी रूल एफ को बोलेंगे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और इसको डिनोट करेंगे ऐसे एफ फ्रॉम ए टू बी, और ए को बोलेंगे डोमेन, बी को कोडोमेन, और सेट ऑफ इमेज इन बी इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, ये क्या है सेट ऑफ इमेज, ये ठीक है यहाँ पर उसको अभी देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे मान लिए हम सेट ए ऐसे, और ये मान लिए सेट बी, ये है सेट ए और ये है सेट बी। अब इसमें कोई मान लो एलिमेंट ले लिए x1 x2 x3, इसमें एलिमेंट ले लिए y1 y2 और y3। ठीक है, और एक रूल f है, यहाँ पे एक रूल f है जो कि a के एलिमेंट को b के एलिमेंट से एसोसिएट कराएगा, मतलब रिलेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ऐसा रूल है कि x1 y1 से रिलेट हो रहा है, x2 y2 से, और x3 y3 से, इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, पहले एक 3-4 एग्जाम्पल पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग एक साथ समझेंगे। यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल देते हैं, ये है सेट ए और ये है सेट बी। ठीक है, और ये रूल एफ है। रूल एफ ऐसे है कि सबसे पहले इसमें एलिमेंट बना दो, यहाँ पे है x1 x2 x3, यहाँ पे है y1 y2। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे एसोसिएशन है, यहाँ पे x1 एसोसिएट है y1 से, x2 भी y1 से, और x3 जो एसोसिएट है वो y2 से। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बना दिए, और बनाते हैं यहाँ पे, और एग्जाम्पल देते हैं। सेट ए सेट बी, रूल एफ है यहाँ पे, और इसमें है x1 x2 x3। ठीक है, और y1 y2 y3 y4 ऐसे मान लो है, और ऐसे है x1 y1 से है, x2 y2 से है, एंड x3 y3 से है। ठीक है, देखो सारा हम केस बता देना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई भी कुछ सोचना नहीं चाहिए। चलो और बना रहे हैं, और यहाँ पे बना रहे हैं, जगह छोड़ दे रहे हैं। ये है ए, ये है बी। ठीक है, ये है x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, मान लो x1 y1 से, x2 भी y1 से, और x3 y2 से। ठीक है, ये खाली है। चलो और बनाते हैं, और हम लोग बनाते हैं ऐसे, ये है ए, ये है बी, ये ए ये बी, यहाँ पे छूट गया एफ, यहाँ पे भी ये रूल है एफ, और ये x1 x2 x3 y1 y2, और ये इससे और ये इससे। ठीक है, चलो और बनाते हैं, ये लास्ट है, ए है बी है, ये एफ है, ये है x1 x2 x3, और मान लो y1 y2 y3 y4। यहाँ पे x1 y1 से, x1 फिर y2 से, x2 y3 से, और x3 y4 से। ठीक है, इस तरीके से। तो देखना यहाँ पे जो डिफिनीशन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा रिलेशन है, कौन सा ये जो एसोसिएशन है वो फंक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा, ये पहले चेक करते हैं। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे डिफिनीशन, बोल रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे तो दोनों ए और बी सब जो लिए हैं उसमें कुछ ना कुछ लिए हैं, तो कोई भी एम्प्टी नहीं है।
ठीक है, मतलब सारा नॉन एम्प्टी है। चलो ये तो हो गया। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, अब क्या बोल रहा है, ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट and a rule f which associates each elements of set A with unique element of set B, then rule f is called function from A to B। ध्यान से देखना, each and unique दो यहाँ पे वर्ड है, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। बोल रहा है कि एक रूल एफ हो वो इस तरीके से हो कि ए के इच एलिमेंट्स को, मतलब कि ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ए में कोई भी एलिमेंट छूट गया तो बोलेंगे वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और बोल रहा है ईच एलिमेंट्स ऑफ ए विथ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, मतलब कि एक एलिमेंट एक ही से एसोसिएट होना चाहिए, एक एलिमेंट एक से ज्यादा से एसोसिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक एलिमेंट एक ही से एसोसिएट होना चाहिए, एक एलिमेंट्स का एसोसिएशन यूनिक से होना चाहिए, एक का एसोसिएशन ज्यादा से नहीं होना चाहिए। हाँ, ज्यादा का एसोसिएशन एक से हो सकता है, लेकिन एक का एसोसिएशन ज्यादा से नहीं होना चाहिए। देखो आते हैं यहाँ पे, दो चीज याद रखना, ईच मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए, और एक एलिमेंट दो से एसोसिएट नहीं होना चाहिए। दो एक से हो सकता है बट एक दो से नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखना, कोई छूटा इधर क्या बोला कि ए का सारा एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, तो देखो इसमें ए का सारा एलिमेंट एसोसिएट है और कोई भी एलिमेंट दो से नहीं है। देखो एक एक से है, एक एक से है, एक एक से है, तो यहां पे बोलेंगे कि ये यहाँ पे एफ जो है, एफ जो रूल है वो फंक्शन है, ठीक है। या हम लोग ऐसे बोल देंगे एफ इज डिफाइंड, ठीक है, या बोल देंगे एफ इज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या एफ इज डिफाइंड बोल दिए, उसका भी वही मतलब हुआ, ठीक है। यहां पे फंक्शन होगा क्योंकि सारा एलिमेंट एसोसिएट है, कोई छूटा नहीं है, इधर कोई नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और इधर का एक इधर के दो से नहीं होना चाहिए, इधर का दो इधर के एक से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना, इधर का दो इधर के एक से एसोसिएट हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एलिमेंट यूनिक से एसोसिएट है, एक एलिमेंट एक से ज्यादा से एसोसिएट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी एक एलिमेंट है जो वो यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट है, मतलब एक एलिमेंट किसी और से अब एसोसिएट होने नहीं गया। ध्यान से देखना, इसमें हम आ चुके हैं। बोल रहा है ये फंक्शन होगा कि नहीं चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा कि कोई छूटा तो नहीं। तो देखो x1 x2 x3 तीनों एसोसिएट हो गया, कोई नहीं छूटा। इधर कोई नहीं छूटना चाहिए, उधर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट इधर नहीं छूटना चाहिए, तो इधर कोई छूटा नहीं। और इधर का एक एलिमेंट एक से ज्यादा से एलिमेंट से एसोसिएट नहीं है, मतलब इधर का ऐसे अगर हो जाता, मान लो ऐसे हो जाता, ठीक है, तो बोलते देखो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट यूनिक से एसोसिएट नहीं है, एक एलिमेंट दो एलिमेंट से एसोसिएट है, तो बोलेंगे ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ तो ऐसे है नहीं, हम तो वो सपना देख रहे थे झूठ मूठ का, तो यहाँ पे बोल देंगे यहाँ भी एफ क्या है, डिफाइंड है। फिर देखो यहाँ कोई इधर का छूटा नहीं, इधर का छूटे कोई दिक्कत नहीं है, इधर का नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। बोले हैं ईच एलिमेंट सब, देखो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का मतलब ए का सारा एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, मतलब ए का कोई छूटना नहीं चाहिए, बी का छूटे कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर का कोई छूटा नहीं, कोई भी दो से नहीं है एसोसिएट, ठीक है, तो यहां भी बोलेंगे एफ इज डिफाइंड, एफ इज डिफाइंड। यहां पे देखो, यहां पे भी इधर का कोई छूटा नहीं और एक दो से एसोसिएट नहीं है, तो यहां भी बोलेंगे एफ इज डिफाइंड। यहां पे देखो एक छूट गया, डिफिनीशन बोल रहा था कि कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए इधर का, और इधर का एक एलिमेंट छूट गया, बोलेंगे यहाँ पे एफ इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे एफ डिफाइंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ए से बी में ये फंक्शन नहीं है। चलो यहाँ पे क्या बोलोगे, तो यहाँ पे देखो कोई छूटा नहीं, लेकिन एक एलिमेंट एक से ज्यादा से एसोसिएट हो गया, तो यहाँ भी बोलेंगे एफ इज नॉट डिफाइंड। ये भी जो रिलेशन है, ये भी एसोसिएशन है, वो भी ये फंक्शन कहलाएगा नहीं, ठीक है। ये रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो हम लोग का ये चार जो हम लोग लिखे थे एग्जाम्पल वो फंक्शन है, बाकी ये दो फंक्शन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या कह रहा है, डिफिनीशन बोल रहा है कि ईच एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, किससे, तो यूनिक से।
तो उसके अकॉर्डिंग 2 छट गया यहाँ पे, मतलब ये सारा चारों फंक्शन का एग्जाम्पल है, बाकी एग्जाम्पल फंक्शन का नहीं है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ये भी फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ये भी फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ये क्लियर चलो हो गया। अब देखो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो हम लोग लिखेंगे सारा के लिए एफ फ्रॉम ए टू बी, और सेट ए जो होगा उसको बोलेंगे डोमेन, सेट बी जो होगा उसको बोलेंगे कोडोमेन, और सेट ऑफ इमेज इन वी इज कॉल्ड रेंज। अब ध्यान से देखना, यहां पे डोमेन पहले लिख दो। डोमेन क्या होगा इसके लिए, तो डोमेन इसका हो जाएगा सेट ए, सेट ए को बोलते हैं डोमेन, तो डोमेन बोलो क्या होगा x1 x2 x3, ये हो गया डोमेन। ध्यान से देखना, डोमेन हो गया x1 x2 x3। रेंज क्या हो गया, सॉरी रेंज पहले नहीं, पहले कोडोमेन देखो तब रेंज बाद में। तो यहां पे कोडोमेन CD शॉर्ट में लिखते हैं, कोडोमेन क्या होगा, तो सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं, दैट इज y1 y2 y3, y1 y2 y3, ये क्या हो गया कोडोमेन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हम क्या बोले हैं रेंज के लिए, सबसे पहले ये समझ लो सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, तो आप समझ गए, सेट ए को लिख दिए, डोमेन लिखना था तो सेट ए लिख दिए पूरा। सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, तो कोडोमेन लिखना था तो सेट बी लिख दिए, y1 y2 y3। अब देखो हमको चाहिए रेंज, तो सेट ऑफ इमेज इन वी इज कॉल्ड रेंज। ध्यान से देखना, सेट ऑफ इमेज, पहले इमेज क्या होता है समझो, तो ये जो x1 है, x1 ऐसे जा रहा है y1 पे, तो y1 को बोलते हैं इमेज, इमेज ऑफ x1, इमेज ऑफ x1, ठीक है। और x1 को बोलते हैं प्री इमेज ऑफ y1, x1 को क्या बोलते हैं प्री इमेज ऑफ y1, y1 का प्री इमेज है कौन सा, तो x1। तो देखो x1 y1 से एसोसिएटेड है, तो y1 को बोलते हैं इमेज और x1 को बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब देखो अब रेंज लिखना है, इसका रेंज लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो रेंज के लिए बोला गया है क्या, रेंज के लिए बोला गया है सेट ऑफ इमेज इन बी इज कॉल्ड रेंज। देखो सेट बी को तो बोल देंगे कोडोमेन, लेकिन यहां पे सेट बी में जो इमेज होगा, जो इमेज होगा उसको ही रेंज बोलेंगे। जैसे देखो सेट बी में y1 भी इमेज है, y2 भी इमेज है एंड y3 भी इमेज है, तो यहां पे पूरा कोडोमेन ही रेंज हो जाएगा। जैसे देखो यहां पे कोडोमेन पूछा जाए तो कोडोमेन y1 y2 y3 y4 पूरा सेट भी हो जाएगा। लेकिन रेंज के लिए बोला जाए तो रेंज यहां से यहीं तक होगा, क्योंकि ये इमेज नहीं है, तो ये इमेज नहीं है तो बोलेंगे ये रेंज में इंक्लूड नहीं होगा, बट कोडोमेन में ये इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर ही है, यानी रेंज क्या है, तो y1 y2 y3 तीनों ही रेंज है, ठीक है। ये फिर देखो इसमें डोमेन बोला जाए, डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा x1 x2 x3। सेट ए को सिंपली डोमेन बोलते हैं, तो बोलेंगे x1 x2 एंड x3, ठीक है, x1 x2 x3। अब देखो अब यहां पे देखते हैं, अब यहां पे कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन हो जाएगा y1 y2, सेट बी को सिंपली बोलते हैं कोडोमेन y1 y2, और यही रेंज भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के बराबर में लिखते हैं रेंज, ये भी यही क्या है रेंज है, ठीक है। कोडोमेन और रेंज बराबर है, इसमें भी बराबर था, ठीक है। तो इसमें डोमेन और कोडोमेन लिख दिए, रेंज भी लिख लिए। इसमें बोले डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन होगा x1 x2 x3, और इसका कोडोमेन क्या होगा, तो इसका कोडोमेन होगा y1 y2 y3 y4, y1 y2 y3 y4। देखो कोडोमेन में पूरा लिखे हैं y1 y2 y3 y4, बट रेंज लिखना है तो रेंज के लिए क्या लिखेंगे, तो रेंज के लिए लिख देंगे y1 y2 एंड y3, मतलब सेट ऑफ इमेज। तो ये हो गया y1 y2 y3, ये सेट ऑफ इमेज को बोल देंगे रेंज। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें डोमेन क्या होगा, तो इसमें डोमेन हो जाएगा x1 x2 x3। सेट ए को सिंपली बोलेंगे डोमेन, यानी x1 x2 x3। सेट बी को बोलेंगे कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा, तो सेट बी दैट इज y1 y2 y3, y1 y2 y3।
एंड सेट ऑफ इमेज, सेट ऑफ इमेज, ये जो इमेज का सेट है उसको रेंज बोलेंगे। तो रेंज यहाँ पे क्या हुआ, तो रेंज यहाँ पे हो गया रेंज इक्वल टू y1 एंड y2 ओनली। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसको ध्यान में रखना है। सेट ऑफ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ऐसे अगर हो इस केस में हम लोग लिखेंगे। अब एक चीज़ देखो, वैसे तो हम लोग इसको बाद में, अच्छा इसमें कोई सोच रहा होगा इसके साथ पक्षपात कर दिया गया, इसका डोमेन कोडोमेन रेंज नहीं होगा, तो बोलेंगे ये तो फंक्शन है ही नहीं, तो इसका डोमेन कोडोमेन क्या लिखना। ठीक है, बोल सकते हो कि ये रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन है। रिलेशन कैसा है, तो ए से बी में एक रिलेशन है। रिलेशन के लिए याद करो इम्पटी रिलेशन भी होता है, मतलब कोई किसी से भी रिलेट नहीं हो, एसोसिएट नहीं हो, तो भी हम रिलेशन वहाँ पे बोल देंगे। तो यहाँ पे रिलेशन है। ठीक है, x1 y1 से, x2 y2 से बस। और यहाँ पे भी रिलेशन बन रहा है, तो जहाँ पे फंक्शन नहीं बने वहाँ पे रिलेशन होता है। ठीक है, और जहाँ पे फंक्शन हो वो भी एक रिलेशन ही है। तो रिलेशन ओवरऑल है, और उसी में से कुछ स्पेशलाइज्ड केस है, उसको बोलते हैं फंक्शन। चलो अब एक दो चीज़ और देखते हैं। ये सभी में इतना जब एग्जाम्पल लिख लिए हैं, ये भर दिए हैं, तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं एक दो चीज़, और वो है वन फंक्शन, वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। देखो इसको हम लोग डिटेल्स में बाद में देखेंगे, सब कुछ हम लोग बाद में डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, सब कुछ हम लोग बाद में डिटेल्स में देखेंगे। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं किसका, तो वन एंड मेनी वन फंक्शन का। ठीक है, ये भी हम लोग बाद में पूरे डिटेल्स में देखेंगे कि अलग अलग टाइप से फंक्शन हो तो उसका डोमेन उसको कैसे चेक करेंगे वन एंड मेनी वन के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल देख रहे हैं क्या कि वन क्या होगा, मेनी वन क्या होगा। तो सिंपली नाम से ही देखो पता चल रहा है, वन एंड मेनी वन। तो देखो वन बोलते हैं कि अगर इधर का सिंगल एलिमेंट इधर के सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट हो तो उसको बोलेंगे वन, और इधर का एक से ज्यादा एलिमेंट, मेनी वन के लिए इधर का एक से ज्यादा एलिमेंट मतलब मेनी एलिमेंट एक से एसोसिएट हो तो उसको बोल देंगे मेनी वन। नाम से ही पता चल रहा है, वन मतलब इधर का वन इधर के वन से, अब मेनी वन इधर का मेनी उधर के वन से, तो मेनी वन। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं वन एंड मेनी वन का डिफिनीशन कि बोलते हैं कि इफ different elements of a set A associates with a different element of set B, then the function is called वन फंक्शन। वन फंक्शन क्या बोले कि डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट से एसोसिएट होना चाहिए। ठीक है, मतलब अलग अलग एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। ठीक है, और मेनी वन के लिए क्या बोलेंगे, बोलेंगे इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एसोसिएट्स with same elements of set B at least once then the function is called many one function। ध्यान से देखना क्या बोले हैं कि इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एसोसिएट्स विद डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट बी देन द फंक्शन इज कॉल्ड वन फंक्शन। एंड बोले हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एसोसिएट्स विद सेम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार ऐसा हो जाए। ठीक है, अब ये नहीं कि हमेशा ऐसे ही हो कि डिफरेंट वन से एसोसिएट हो रहा है, डिफरेंट से एसोसिएट हुआ, एक बार भी डिफरेंट एलिमेंट एक एलिमेंट से एसोसिएट हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोले हैं एटलीस्ट वंस,
तो देन द फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। तो देखो इसमें पहचानो वन वन कौन है और मेनी वन कौन है। ठीक है, इसमें अगर पहचानना है कि वन वन कौन है मेनी वन कौन है तो कैसे करोगे। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएट है। ए का डिफरेंट एलिमेंट बी के डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएट है, तो इसको बोलेंगे वन वन। इसको क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन, इसको बोल देंगे वन वन। यहां पे देखो डिफरेंट एलिमेंट सेम एलिमेंट से एसोसिएट है, दो एलिमेंट एक ही से एसोसिएट है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट सेम एलिमेंट से एसोसिएट है, तो इसको बोलेंगे मेनी वन। क्या बोलेंगे, मेनी वन। यहां पे देखो डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएट है, तो इसको भी बोलेंगे मेनी वन। यहां पे देखो डिफरेंट एलिमेंट, यहां पे देखो दो डिफरेंट एलिमेंट सेम से एसोसिएट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एक मिनट, यहां पे क्या बोल दिए, गलत बोल दिए। यहां पे डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट से एसोसिएट है, तो इसको मेनी वन नहीं बल्कि वन वन बोलेंगे। डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट से एसोसिएटेड, तो वन वन नॉट मेनी वन। ठीक है, तो यहां पे इसको बोलेंगे क्या, वन वन। यहां पे क्या बोलोगे, तो देखो डिफरेंट एलिमेंट सेम से एसोसिएट है, तो डिफरेंट एलिमेंट सेम से एसोसिएटेड, तो क्या बोलेंगे, मेनी वन। यहां पे बोलेंगे इसको मेनी वन फंक्शन। ठीक है, और ये तो फंक्शन है ही नहीं, तो वन वन और मेनी वन पहचानने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलो, तो ये हो गया वन वन मेनी वन। अब देखो एक चीज और, वो भी टाइप ही है, वो है ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ इसका एक एक झलक देख रहे हैं, बाद में हम लोग डिटेल्स में पूरा देखेंगे। ठीक है, फंक्शन पे अभी तो हम लोग फिलहाल अभी देख रहे हैं क्या, तो ये एग्जाम्पल दिए हैं, इससे थोड़ा सा ओवरव्यू एक मिल जाए। ठीक है, ताकि आगे चल के परेशानी नहीं हो। तो ऑन टू एंड इनटू फंक्शन, इसको ये कब बोलते हैं, तो देखो जब था ना ये वन वन मेनी वन के लिए क्या था कि डिफरेंट एलिमेंट जो हो वो सेम से एसोसिएट हो जाए तो मेनी वन। ठीक है, और यहाँ पे ऑन टू इन टू के लिए बोलते हैं कि इधर कोई छूट गया, नहीं छूटा तो ऑन टू, इधर कोई छूट गया तो इन टू। ठीक है, अब छूट गया कैसे लिखोगे, नहीं छूटा, तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, नहीं छूटा मतलब कि कोडोमेन और रेंज इक्वल हुआ होगा, जो कोडोमेन वही रेंज। ठीक है, मतलब नहीं छूटा, तो उस केस में क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोल देंगे। यानी बोलेंगे कि वैसा फंक्शन जिसमें सेट ऑफ कोडोमेन और सेट ऑफ रेंज बराबर हो, तो उसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, और जिसमें सेट ऑफ कोडोमेन सेट ऑफ रेंज के बराबर नहीं हो तो इनटू फंक्शन। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहले बोलते हैं, बोलेंगे इफ सेट ऑफ कोडोमेन equal to set of range, then the function is called onto function। ठीक है, और बराबर नहीं हो तो, and if set of codomain not equal to set of range, then the function is called into function। ठीक है, into function कब बोलेंगे, तो set of codomain not equal to हो set of range के, and onto function कब बोलेंगे, तो set of codomain equal हो set of range के, तो बोलेंगे onto function। तो देखते हैं इसमें देखो, इसमें सेट ऑफ कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर है, तो ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। वन वन तो हो ही गया, साथ में क्या कहलाएगा, तो वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, फिर देखो यहां पे क्या है, यहां पे भी सेट ऑफ कोडोमेन बराबर है सेट ऑफ रेंज के। देखो कोडोमेन ये है और रेंज ये है, बराबर है, मतलब इधर कोई छूटा नहीं, तो इसको भी मेनी वन तो बोलेंगे ही, साथ में मेनी वन एंड ऑन टू फंक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, ये हुआ वन वन एंड ऑन टू, ये हुआ मेनी वन एंड ऑन टू। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे सेट ऑफ कोडोमेन सेट ऑफ रेंज के बराबर नहीं है,
कोडोमेन है y1 y2 y3 y4 और रेंज है y1 y2 y3, तो इसको हम लोग ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। तो 1 1 एंड इनटू फंक्शन ये हो गया, 1 1 एंड इनटू फंक्शन ये हो गया, ठीक है। फिर देख लो ये इसमें क्या है, तो इसमें भी छूटा है, मतलब कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। तो जब जब कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं हो तो उस केस में फंक्शन को बोलेंगे इनटू फंक्शन। तो ये मेनी वन है एंड कैसा है, तो इनटू फंक्शन है, तो मेनी वन एंड इनटू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखे, एक ओवरव्यू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद डोमेन, कोडोमेन, रेंज समझे, पूरा एग्जाम्पल से हम लोग एक एक चीज़ सब समझे, ठीक है। प्री इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब कुछ देखे, हर एक टाइप का एग्जाम्पल देख लिए चारों, और ये जो नहीं होता है वो भी देख लिए, ठीक है। तो जो नहीं होता है उस केस में हम लोग कुछ भी ये सब फाइंड किए नहीं है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, क्योंकि ये फंक्शन है ही नहीं। फिर 1 1 मेनी वन, ऑन टू एंड इनटू देखें। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं यहाँ पे ग्राफिकल डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। ग्राफिकल डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। देखो तो यहाँ ग्राफिकल डिफिनीशन ऑफ फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि अगर किसी फंक्शन का मतलब कोई किसी फंक्शन का कर्व दिया, ठीक है, तो या सिंपली ऐसे कर्व दिया, फंक्शन तो बोल देंगे तो फिर वो फंक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, मतलब ऐसे कर्व एक दिया, तो वो कर्व फंक्शन का कर्व है कि नहीं ये पहचानना है हमको यहाँ। तो ये कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और वो सिर्फ एक ही जगह पे कट करे तो बोलेंगे ये जो कर्व है वो फंक्शन का कर्व है, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिख रहे हैं if a line parallel to y-axis cuts the curve at only one point, then the curve is ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो मतलब को वो कर्व जो होगा वो एक फंक्शन का ग्राफ होगा, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि फंक्शन का कर्व होगा। और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो बोलेंगे वो फंक्शन का कर्व नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो ये हम सिंपल बोलें अगर कि इफ़ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक रिलेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें बोला जाए कि अगर हम बोलें कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो बोले, तो इसका ग्राफ तो चलो बाद में हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे ग्राफ होगा, बट आपको पता होगा मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको सही से चलो उससे बेटर है। तो ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमको पता करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन। और पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन मान लो कहीं से भी ड्रॉ किए, मान लो यहाँ से ड्रॉ किए, यहाँ से कहीं से भी पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कर्व को कट करेगा, तो ये बोलेंगे कि ये फंक्शन है, ठीक है। ये वाई एक्सिस के पैरेलल थोड़ा ऐसे, तो ये क्या बोलेंगे, इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है। अब जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, याद करो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो, ये हो तो क्या होगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, याद है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पाराबोला होता था क्लास 11th में, ये आप ऑलरेडी जानते हो, ऐसे राइट वार्ड पाराबोला होता था, तो ये भी राइट वार्ड पाराबोला हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे हम पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करें तो देखो ये दो जगह पे कट कर दिया, एक यहाँ और एक यहाँ, कहीं पे भी दो पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करें तो ये दो जगह पे कट कर दिया, तो ये बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। अच्छा कोई बोलेगा कि क्यों फंक्शन नहीं है, तो देखो दो जगह पे कट करने का मतलब ये हुआ, मान लो ये पॉइंट 1 है, तो ये पॉइंट 1 है तो इसके बदले दो वैल्यू मिलेगा, एक 1 एक -1।
देख सकते हो x का वैल्यू 1 पुट करो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 पुट करते हो तो क्या आएगा वाई स्क्वायर बराबर 1, एंड वाई स्क्वायर बराबर 1 तो y क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक है, y हो गया प्लस माइनस 1। तो देखो प्लस 1 भी मिला माइनस 1 भी मिला। मान लो ये हम 4 लेते हैं, x का वैल्यू 4 लेते हैं तो y क्या मिलेगा, तो 2 भी मिलेगा और माइनस 2 भी मिलेगा, ठीक है। x 4 लेते हो तो वाई स्क्वायर 4 तो y हो जाएगा प्लस माइनस 2। तो देख रहे हो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ये सेट ए बना दिए और ये सेट बी बना दिए। यहाँ पे सेट ए में मान लिए आ गया 1 और 4, और सेट बी में मान लो 1 माइनस 1 2 और माइनस 2। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 1 दो से एसोसिएटेड है, 1 के बदले हमको 1 भी मिल रहा, 1 पुट किए तो प्लस माइनस 1 मिला, मतलब 1 1 से भी एसोसिएट है, अब 1 माइनस 1 से भी एसोसिएट है, 4 जो है वो 2 से भी एसोसिएट है और 4 माइनस 2 से भी एसोसिएट है। मतलब ये जो रिलेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसमें एक एलिमेंट सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के ज़्यादा एलिमेंट से एसोसिएट है, तो बोलेंगे ये फंक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। इसी वजह से अब देखो पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन दो जगह पे कट करना, इसका मतलब यही हुआ कि एक वैल्यू दो वैल्यू से एसोसिएट होना, ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो कोई भी ऐसे कर्व दे देगा, चेक करने को बोलेगा कि चेक करो कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो ये हम लोग ऐसे चेक कर लेंगे। कैसे भी मान लो कि ये दे दे, ऐसे ये दे दे, कोई ये मान लो कर्व है, किसी न किसी फंक्शन का हो ही सकता है, तो बोलेंगे चेक करो कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो ये देखो ये 3 जगह पे कट कर रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा, बोलेंगे नॉट ए फंक्शन। इवन कि देखो ऐसे हो, ऐसे हो, ये रहा, ठीक है, ये कर्व है किसी फंक्शन का, बोला जाए चेक करो कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो देखो ये यहीं तक आके रुक गया, यानी कि इसके आगे गया है। तो अब चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो एक ही जगह पे कट किया, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ किए तो सिर्फ एक ही जगह पे कट किया, इधर भी ड्रॉ किए तो एक ही जगह पे, इधर भी ड्रॉ किए तो एक ही जगह पे, इधर भी ड्रॉ किए तो एक ही जगह पे, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ किए तो 2 जगह पे कट कर दिया, ठीक है। इसके बगल में यहाँ भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये तो टच कर गया, थोड़ा सा और इसके बीच में ड्रॉ करेंगे तो 2 जगह पे कट कर देगा। तो एक भी बार ऐसा हो जाए, मतलब एक भी बार ऐसा हो जाए कि पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन 2 जगह पे कट कर दे तो बोलेंगे वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये भी नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये ग्राफिकल डिफिनीशन भी और ये वाला डिफिनीशन भी, ठीक है। तो इतना चीज़ हम लोग देखे अभी फंक्शन में। तो हम लोग अभी तक फंक्शन का डिफिनीशन देख रहे थे, फंक्शन का डिफिनीशन 2 वेज में देखे, एनालिटिकल डिफिनीशन एंड उसके बाद से ग्राफिकल डिफिनीशन। अब हम लोग एक एक करके इसका सारा टर्म जो हम लोग है वो देखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद से उसका टाइप्स देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं सबसे पहला टर्म, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये है डोमेन, ठीक है। ये डोमेन क्या होता है, तो अभी तक हम लोग जो डोमेन का डिफिनीशन देखे हैं वो तो डायग्राम के हेल्प से देखे हैं ना, डायग्राम दिया हो तो उसमें सेट ए को, जैसे क्या था एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी था, ये फंक्शन था, तो सेट ए को बोलते हैं डोमेन, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कोई फंक्शन गिवन होगा वाई और एक्स के, वाई एक्स के फॉर्म में ऐसे गिवन होगा, तो उसमें तो आपको ऐसे डायग्राम बना के देगा नहीं कि आप सेट ए और सेट बी देगा नहीं कि आप बोल पाओगे। तो यहाँ पे कोई फंक्शन देगा, बोलेगा कि इसका डोमेन निकालो, तो कैसे निकालेंगे और क्या होता है ये डोमेन, सो देखते हैं हम लोग। तो देखो बोलते हैं कि कोई भी फंक्शन दिया हो तो वो फंक्शन x के जिस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, वो फंक्शन वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा उसी सेट ऑफ वैल्यूज को बोल देंगे डोमेन, ठीक है। तो बोलते हैं कि पहले लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। बोलते हैं कि द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है, ठीक है। जनरली फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल,
ठीक है, क्योंकि देखो वो x जैसे कोई भी फंक्शन हो y इक्वल टू ऑफ एक्स, तो इसमें x को हम लोग अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं x का वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग जैसे x हो उस पे y का वैल्यू डिपेंड करेगा। तो इसलिए x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y को बोल देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। आप ऐसा नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू एफ वाई लिख सकते हो। तो यहाँ पे y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो t इक्वल टू एफ जेड, तो यहाँ पे z क्या हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड t हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जो मन सो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरली ऐसे y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में फंक्शन होता है, तो x होता है इंडिपेंडेंट एंड y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग यही जनरली लेकर चलेंगे। तो हम लोग देखते हैं द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड इट्स डोमेन। ठीक है, देखो बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब वैसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो वो सब वैल्यूज को बोलेंगे डोमेन। ठीक है, सिंपल है। या हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, डिफाइंड का मतलब क्या हो, डिफाइंड का मतलब वो रियल नंबर दे। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्स, डायरेक्ट एक्स मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे ही बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स है ये एक्स, फॉर विच फंक्शन गिव्स रियल वैल्यूज इज कॉल्ड इट्स डोमेन। ठीक है, इसका मतलब समझो, जैसे हम लिखे y इक्वल टू रूट एक्स। अब आपको पता है कि रूट एक्स में x के जगह पे अगर निगेटिव रख दें तो रूट अंडर निगेटिव का वैल्यू क्या होता है, रियल नहीं होता, नॉट रियल। ये क्या हो जाता है, इमेजनरी आ जाता है। इसी को बोल सकते हो नॉट रियल को ही इमेजनरी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव हो तो आप इसको बोलोगे ये रियल नहीं है, ये इमेजनरी है। ठीक है, तो मतलब इसको रियल होने के लिए y इक्वल टू रूट एक्स को रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए या नहीं तो जीरो होना चाहिए। जीरो भी होगा तो चलेगा। तो बोलते हैं डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब गिव्स रियल वैल्यूज। वही चीज यहाँ पे लिखा गया, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन गिव्स रियल वैल्यूज, मतलब x का वैसा वैल्यू जिसके लिए फंक्शन रियल वैल्यू दे उसको बोलेंगे डोमेन। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, या यहाँ पे रियल वैल्यूज कब देगा, तो बोलेंगे फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड। फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए देखो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट को डिफाइंड होने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर में जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए या नहीं तो जीरो होना चाहिए। तो बोलेंगे द फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड रूट एक्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी बेसिक एग्जाम्पल था, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी यही इसका डोमेन हो गया। बोलेंगे इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन बोलेंगे ये हो जाएगा जीरो से एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, तो जीरो से इन्फिनिटी, यानी लिख देंगे ऐसे जीरो से इन्फिनिटी। तो यही इसका डोमेन हो गया। ठीक है, y इक्वल टू रूट एक्स का डोमेन क्या हो गया, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये डिफिनीशन क्लियर हो। डिफिनीशन क्या बोल रहा था कि द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन गिव्स रियल वैल्यूज इज कॉल्ड इट्स डोमेन। तो ये वैल्यू जो है जीरो से इन्फिनिटी जो है, इसके लिए इसको इसमें पुट करेंगे एक्स के जगह पे, तो ये हमेशा रियल वैल्यूज देगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जीरो से इन्फिनिटी जो होगा वो इसका डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं डोमेन का ग्राफिकल डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं ग्राफिकल डिफिनीशन ऑफ डोमेन। तो
जैसे देखो ग्राफ दिया होगा या आप कोई फंक्शन गिवन हो, आप उसका ग्राफ अगर बना सकते हो, ठीक है, तो ग्राफ से डोमेन कैसे पता करेंगे? तो मान लो कोई ये फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ से यहाँ तक है। चलो यहाँ के ये जो वैल्यू है इसके लिए यहाँ पर तो x पे कोई एक पॉइंट होगा, मान लो ये 2 है, और ये जो पॉइंट है वो है 6, ठीक है, ये है 0.2 और ये है 0.6। तो हम लोग बोलते हैं कि ये, अब देखो ये कोई कर्व है, ये जो कर्व है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, तो ये कर्व यहाँ से यहाँ तक है, तो इस पे मान लो ये पॉइंट है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो 2 होगा। ये पॉइंट हम लें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो 2 से थोड़ा सा आगे होगा। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 से थोड़ा सा और आगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 से थोड़ा सा और आगे, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो 6 होगा, ठीक है। तो इस कर्व पे जितना भी पॉइंट होगा वो सबका एक्स कोऑर्डिनेट अगर देखें तो वो आएगा 2 से 6 के बीच में, ठीक है। तो हम लोग ग्राफिकली डोमेन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी फंक्शन का जो कर्व है उस कर्व के सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट को मिला दें तो उसी को बोलते हैं डोमेन, ठीक है। जितने भी कर्व पे जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट को मिला दें तो उसी को क्या बोलते हैं? डोमेन। जैसे देखो कर्व पे ये बहुत सारा पॉइंट होगा, ठीक है, और वो बहुत सारे पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को मिलाएं तो वो 2 से 6 के बीच में आएगा, ठीक है। देख रहे हो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 और ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 6, और इसमें जितना भी बीच में पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 से 6 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डोमेन क्या बोल देंगे? तो यहाँ पे हम लोग डोमेन बोल देंगे बिलोंग्स टू 2 to 6, ठीक है। और देखो ये यहाँ से फंक्शन ये कर्व शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, मतलब बीच में कहीं पे भी गैप, मतलब बीच में गैप नहीं है, कहीं पे टूटा नहीं है, और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो 2 to 6 ये क्लोज इंटरवल में लिखेंगे डोमेन, ठीक है। क्लोज इंटरवल में क्यों? क्योंकि दोनों जगह टूटा नहीं है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में भी है और एंड में भी जाके है यहाँ पे। अब मान लो ऐसे होता, ये 2 और ये 6, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट पे कर्व है ही नहीं, ठीक है, लेकिन इसके जस्ट बाद से है, तो इसके जस्ट बाद से है तो बोलेंगे ये इसका जो डोमेन होगा वो 2 नहीं, 2 के जस्ट बाद से होगा, ठीक है। और 6 पे भी देखो कर्व नहीं है, खाली है, तो 6 नहीं होगा, 6 से जस्ट पहले होगा, यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा ओपन इंटरवल 2 to 6, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसका देखो यूज़ आ रहा है ना। अभी मान लो कि डायरेक्ट हम आज ही के क्लास शुरू किए तो फिर मैक्सिमम कुछ स्टूडेंट को ये चीज़ पता नहीं चलता, इसलिए मैं बेसिक जितना था वो क्लियर करके यहाँ पे आया। तो चलो ये 2 to 6 हो गया डोमेन, यहाँ पे क्लोज इंटरवल में, यहाँ पे ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो एक बार डोमेन को डिफाइन कर लेते हैं ग्राफिकली, क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे कि सेट ऑफ एक्स coordinates of all the points, set of x coordinates of all the points on the curve is called its domain, ठीक है। सेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉल्ड इट्स डोमेन, मतलब कर्व पे जितने भी पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का जो सेट होगा उसी को बोलेंगे डोमेन। ये हो गया। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, द पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड बाय द ग्राफ is called its domain, ठीक है। मतलब हम लोग ऐसे बोल दे कि ये कर्व है, इस पे जितने भी पॉइंट है उसके एक्स कोऑर्डिनेट का सेट, तो उसको डोमेन बोलेंगे। या नहीं तो बोलेंगे द पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड बाय द ग्राफ इज कॉल्ड इट्स डोमेन, मतलब एक्स एक्सिस के वैसा पोर्शन जो ग्राफ के द्वारा कवर किया जा रहा है, ठीक है। ग्राफ के द्वारा कवर किया जाना मतलब क्या हुआ? तो मानो कि इधर लाइट जला दे ढेर सारा, ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे एक शैडो क्रिएट करेगा, ठीक है। पूरा मान लो परपेंडिकुलर लाइट बीम आ रहा है
तो शैडो जो क्रिएट करेगा, मतलब शैडो एक कवर करेगा, तो कितना पार्ट कवर करेगा, तो ये ऐसे है, तो यहाँ से लेकर यहाँ से मतलब 2 से लेकर 6 तक का पार्ट कवर करेगा, तो उसको बोल देंगे डोमेन। यहाँ पे देखो यहाँ पे फंक्शन नहीं है तो 2 को कवर नहीं करेगा, लेकिन जस्ट बाद से कवर करना शुरू करेगा, तो 2 के आगे और 6 के पहले, ठीक है, ये हो जाएगा डोमेन, 2 और 6 को छोड़ के। तो ये हो गया डोमेन यहाँ पे। तो ये डोमेन का ग्राफिकल डिफिनीशन ये होता है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा अलग से। चलो ये बना दिए, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब देखो कर्व ऐसा मान ले, ऐसा हो, और ये उधर पूरा यहाँ तक रुका नहीं, ये इन्फिनिटी तक गया इधर, ठीक है, और इधर मान लो ये कोई पॉइंट है, मान लो 2 ही है, तो बोले इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन फाइंड करना हो तो इसको बोलेंगे 2 से लेकर ये जो कर्व है इस पे कोई भी पॉइंट ले तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मान लो यहाँ ले तो 2, यहाँ ले तो 2 से आगे बढ़ते जाएगा और फिर उधर कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक। तो इसका डोमेन हो जाएगा 2 से लेकर 2, देखो 2 पे क्लोज ले रहे हैं क्योंकि 2 पे कर्व है, वही अगर ओपन होता खाली होता तो 2 नहीं लेते, तो 2 से लेकर कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे ऐसे ओपन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन इसका 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हो गया इसका डोमेन। तो हम लोग देखें ग्राफिकल डिफिनीशन, ग्राफिकली डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, अगर फंक्शन का ग्राफ गिवन हो या नहीं तो फंक्शन गिवन हो और उसका ग्राफ ड्रॉ करने अगर आता हो तो ग्राफ के हेल्प से हम लोग डोमेन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग डोमेन का डिफिनीशन भी देखें, यहाँ पे डोमेन का डिफिनीशन ये हम लोग देखें ये क्या होता है, और आज हम लोग देखें फंक्शन का डिफिनीशन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डोमेन फाइंड कैसे करते हैं, अलग अलग फंक्शन गिवन हो तो डोमेन फाइंड कैसे करते हैं। देखो अभी पूरा ये हो नहीं सकता है, जैसे कि डोमेन अभी चलो स्टार्ट कर दिए, डिफिनीशन बता दिए, अगले लेक्चर में बता देंगे कि डोमेन फाइंड करते कैसे हैं, मतलब मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। बट अभी जो कुछ फंक्शन है जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आएगा, वो सब फंक्शन अगर इन्वॉल्व यहाँ पे होता है तो अभी हम लोग उसको तो नहीं कर पाएंगे। तो एवरीथिंग जैसे पूरा सब कुछ पढ़ लें, जैसे सिग्नम फंक्शन होगा, ये सब फंक्शन आएगा तो अभी हम लोग डोमेन उसका क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सब पढ़ने के बाद भी हम लोग डोमेन पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं कि डोमेन हम लोग 1-2 लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। डोमेन समझ गए होता क्या है और ये लास्ट तक चलता रहेगा, जब जब नया नया फंक्शन आएगा तो उसका डोमेन कुछ और होगा, उसका डोमेन निकालने का तरीका कुछ और होगा, तो उस टाइम में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ये डोमेन समझे होता क्या है और ये है, जैसे देख लो छोटा छोटा एग्जांपल देखते हैं, जैसे y इक्वल टू मान लो दे दे रूट दे दे, अभी हम लोग रूट का देखें सिर्फ, मान लो रूट x-1 दे दे, बोले इसका डोमेन। तो आप जानते हैं कि रूट डिफाइन कब होता है, तो रूट डिफाइन तब होता है जब x-1 मतलब रूट के अंदर वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इसका डोमेन हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसी को इंटरवल में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हो गया इसका डोमेन, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। अदरवाइज और भी फंक्शन आएगा, जैसे ये तो स्क्वायर रूट है, बाकी और कोई फंक्शन आएगा, रेशनल फंक्शन आएगा या कोई भी लॉग आएगा, तो उसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे वो सब कुछ हम बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वो हम लोग देखेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त, और अगले क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।